program is brought to you by रहो अपने फैन से राब्ते में हर वक्त। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं बिजनेस लंच और मैं हूं वजिया खान। नाज़रीन, आज अपने प्रोग्राम में हम लोग कराची स्टॉक एक्सचेंज के ओवरऑल प्रॉस्पेक्ट्स को फोकस में करेंगे और उसमें ज़्यादा डिस्कशन जो है उसको बेस करेंगे आने वाले बजट में जो स्टॉक एक्सचेंज की एक्सपेक्टेशंस है उससे। स्टॉक एक्सचेंज की अगर आज फोकस करना इसलिए भी शायद ज़रूरी था क्योंकि हम पिछले वीक के ऊपर नज़र डालते हैं तो बहुत अच्छी परफॉर्मेंस देखने में आई है। 570 पॉइंट्स जो मार्केट ने ट्रेवल किया है, 4% इंक्रीज और वीक ऑन वीक बेसिस पे मार्केट ने रिकॉर्ड किया। और उसमें मेजर चंक जो था, मेजर कॉन्ट्रीब्यूशन जो था वो फॉरेन इन्वेस्टमेंट का था। फॉरेन इन्वेस्टमेंट की क्या वैल्यू होती है किसी भी स्टॉक एक्सचेंज के अंदर और लोकल इन्वेस्टर्स का कितना कंट्रीब्यूशन होना चाहिए, करंटली जो कंट्रीब्यूशन है वो सेटिस्फैक्ट्री है या नहीं है, इन सब चीज़ों के ऊपर डिस्कशन प्रोग्राम में करेंगे। अब सबसे पहले अपने गेस्ट को मैं इंट्रोड्यूस कराना चाहूंगी। जफर मोती साहब मेरे साथ मौजूद हैं प्रोग्राम में आज, फॉर्मर डायरेक्टर हैं कराची स्टॉक एक्सचेंज के। अस्सलाम वालेकुम सर, वेलकम टू आवर शो सर। थैंक यू। तो सबसे पहले तो मैं आपसे जानना चाहूंगी कि हम पहले बहुत टाइम से देख रहे थे सीजीटी का एक इशू था जो कितने टाइम प्रिवेल करता रहा मार्केट में, इवेंचुअली वो सॉल्व हो गया, लेकिन फॉर्मर जो हमारे जो अपोजिशन लीडर्स हैं वो इस चीज़ को उन्होंने जो है असेंबली में अपोज किया है। आपको क्या लगता है क्या रीजन इसको अपोज करने, क्योंकि इलेक्शन ईयर भी है, फिर क्या इन्वेस्टर्स इससे थोड़े से आपको लगता है कॉशियस हो जाएंगे कि अभी इलेक्शन ईयर है तो दोबारा इस गवर्नमेंट ने अगर पास कर भी दिया तो आने वाली गवर्नमेंट इसको हटा सकती है दोबारा? नहीं, मेरे ख्याल में ये जो ब्यूरोक्रेसी है, जो एफबीआर के डिसीजन होते हैं वो दोनों हुकूमतों में सेम ही होते हैं, क्योंकि जो बनाने वाले हैं, जो लोग पीछे होते हैं बिहाइंड द सीन, वो सेम होते हैं। ये ज़रूर हुआ है कि एफबीआर की इंसिस्टेंस की वजह से ये जो हमें मुस्तस्ना किया गया था 1976 से आई बिलीव, उसको लगा दिया गया। फिर देखा उसका कि उसका डैमेज कितना बड़ा मार्केट पर हुआ, कलेक्शन भी नहीं हुई गवर्नमेंट को, 44-41 करोड़ रुपये कलेक्ट हुआ और एक रिश्वत का एक नया एरिया खुला। तो उसके बाद रियलाइज गवर्नमेंट ने किया कि इसके कलेक्शन के सिस्टमेटिक तरीके से होना चाहिए जो नेशनल क्लियरिंग करेगी। और वो जो कहा गया है कि ब्लैक मनी को वाइट करने का जगह है जो अपोजिशन लेकर बैठी हुई है, मुझे काफ़ी अफसोस से कहना पड़ता है कि अपोजिशन को समझ नहीं आती। यहाँ पर ब्लैक को वाइट करने के लिए एक थोड़ी स्कीम है, पूरा मुल्क में हजारों ऐसी स्कीम है। बिल्कुल, मैं एग्जैक्टली ये बात बोलने वाली थी कि वो ब्लैक मनी कह रहे हैं कि ब्लैक मनी को आने दे रहे हैं दोबारा से इस तरह से अंदर। और दूसरी बात ये कि वो जब अगर कोई ब्लैक मनी वाइट अगर स्टॉक एक्सचेंज कर रहा है तो रिस्क टेकर हो रहा है, वो आपके यहाँ फिक्स इनकम पर नहीं जा रहा जिस तरह गवर्नमेंट ने मोटिवेट किया हुआ है। जो मुल्क रिस्क टेकर, एंटरप्रेन्योरशिप, ताजराना सलाहियत जिसमें थी उसको फिक्स इनकम की तरफ लेकर जाया गया। हमारे यहाँ मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव कम था, नो डाउट, लेकिन इस तरह सेविंग को बढ़ाने के लिए या इस तरह करने के लिए या इंटरेस्ट रेट इतना हाई रखने के लिए, इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए एक ही टूल नहीं होता है। अब जो आदमी इधर लगा रहा है वो ब्लैक को वाइट करने में तो रिस्क कितना बड़ा ले रहा है, ये ऑपोजिशन को समझ नहीं आ रही है। बिल्कुल, और प्रोबेबली शायद इसी इन्वेस्टर्स का आपको क्या लगता है, इन्वेस्टर्स पे क्या असर है डिसीजन का? इन्वेस्टर्स जो हैं वो इससे घबराए हुए नहीं है कि कोई चेंज होगा, उनको पता है कि अब ये परमानेंट थिंग हो गई है और गवर्नमेंट को भी रियलाइज हो गया, अपोजिशन को भी रियलाइज हो गया। अब ये पॉलिटिकल मैन्यूवरिंग है। आजकल आप देखते हो कि हर चीज़ में होता है, एक इलेक्ट्रिसिटी की अगर शॉर्टेज है कहीं पर तो उसकी भी पॉलिटिकल मैन्यूवरिंग है, कहीं पर कोई रोड टूटा हुआ है तो उसकी भी पॉलिटिकल मैन्यूवरिंग है। तो ये पॉलिटिकल मसल मैन एक दूसरे को दिखा रहे हैं। अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि ये मसल्स कोई क्रिएटिव या बिल्ड करने के लिए नहीं कर रहे, डिस्ट्रक्टिव एटीट्यूड में है। हर चीज को आई थिंक अपोज करने के लिए ये सीजीटी के इशू को भी लोग इससे पॉलिटिकल बेसिस पे जो अपोज करें, अदरवाइज अगर वो उनकी गवर्नमेंट भी आती है तो शायद वो इसको हटाएंगे नहीं यहाँ से। मैं आपको कह रहा हूँ कि उनकी गवर्नमेंट जो अपोजिशन में है उन्होंने तो कितने जीरो बॉन्ड्स, कितने एफईबीसी, कितने ऐसे प्रोडक्ट्स लेकर आए थे ब्लैक मनी को वाइट करने के लिए कि ये हुकूमत तो लाई नहीं है। इसके हुकूमत में तो मैं कई मरतबा कहता हूँ वो सलाहियत ही नहीं है कि जो टैप कर सके इतना ब्लैक मनी जो पाकिस्तान में पड़ा है, क्योंकि मैं हर एक को पैरेलल इकोनॉमी का पैसा गिनता हूं जो टैक्स नहीं भरता। अच्छा, सिर्फ कराची स्टॉक एक्सचेंज और सिर्फ ये जो चंद बिजनेस हैं जो भरते हैं, बाकी आप देखोगे मलिक के आगे जाते हैं तो किसी ने टैक्स का वर्ड भी नहीं सुना, बल्कि TEX लिखते होंगे, TAX को, ये लोगों को इतना भी नहीं पता। तो वो भी पैरेलल इकोनॉमी का हिस्सा है, जो एग्रीकल्चरिस्ट के पास है, जो प्रॉपर्टी के कामों के पास है, जो कार डीलिंग के पास है, जो दूसरी लग्जरी आइटम के पास है, वो सब नॉन टैक्स एरियाज हो गए हैं। सही। अच्छा जफर साहब, थोड़ा सा स्टॉक एक्सचेंज पे मैं बात करना चाहूँगी, पिछले वीक की परफॉर्मेंस को थोड़ा डिस्कस करना चाहूँगी, क्योंकि हम इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं अगर तो देखा गया था, क्योंकि पूरी वीक में देखा जाए तो अराउंड 30 बिलियन जो है उसमें 33 बिलियन जो है फॉरेन डॉलर्स
फॉरेन इन्वेस्टमेंट देखने में आई थी, उसमें से $16 बिलियन जो है वो सिर्फ फ्राइडे के दिन देखने में आई थी। आप इसको किस तरह से देखते हैं? हाउ रिसेप्टिव इट्स अ गुड साइन और इट्स अ बैड साइन, या किस तरह से देखते हैं? देखिए, इट्स अ पॉजिटिव साइन। और मुझे एक आप ये यहाँ पर हमको पॉलिटिक्स देखनी पड़ेगी कि पॉजिटिव पॉलिटिक्स भी क्या है। हमें ये लग रहा है कि आपको पता है 60-70% जो फॉरेन फंड्स की मूवमेंट या इन्वॉल्वमेंट है पाकिस्तानी स्पेशली मार्केट के लिए, वो है अमेरिका से। तो हमें ये लगता है कि अमेरिका से, यूएसए से जो हमारे पिछले 1 साल 1.5 साल से जो ताल्लुकात ख़राब हुए थे ओबामा/ओसामा की वजह से, वो अब बेहतरी की तरफ आएंगे। और ये इन्वेस्टमेंट इंडिकेटिव है कि उधर से गो हेड मिल चुका है। सही। अच्छा जफर साहब, तो पे लोकल इन्वेस्टर्स की इतना क्यों पार्ट नजर नहीं आया लास्ट वीक? आपको क्या लगता है, क्या रीजन, कौन से फैक्टर्स थे? 3 साल जो 2008 से मार्केटें खराब हुई हैं, लोकल इन्वेस्टर की कमर तोड़ दी गई है। और इसमें वजूहत इतनी हैं कि आप बिजनेस लंच को बिजनेस डिनर के प्रोग्राम तक भी ले जाएंगे तब भी खत्म नहीं होंगे। बाकायदा सेबोटाज किया गया था मार्केट। तो वो जो बिजनेसेस या वो जो हाउसेज या वो जो इन्वेस्टर्स थे, स्मॉल मीडियम जो भी आप गिनो, वो उनके हाथ में ऐसी ऐसी चीजें रह गई कि एक बैंक था जो ट्रिपल डिजिट में था, वो सिंगल डिजिट तक हो गया। आज भी उसके जो प्राइसेस हैं वो इतने नहीं हैं कि उनको पावर दे सके। तो ये देखते हुए अभी भी हम देखते हैं कि जो लोकल इन्वेस्टर है, स्पेशली स्मॉल मीडियम साइज इन्वेस्टर, उसको अभी भी पीछे रखा गया। उससे सबसे ज़्यादा साइनें की जाती हैं, उसी से ज़्यादा नो हाउ के नो यो कस्टमर के लिए पूछा जाता है, उसी का ब्लड टेस्ट करवाया जाता है कि वो अफगानी नहीं है कि है, उसी को ये मार्जिन और एक्सपोजर्स की जो रिजीम है वो सबसे सख्त की गई है। जबकि मैं हर प्रोग्रामों में आपके कहता हूँ, हर चैनल पर कहता हूँ कि यूआई नंबर जब आ गया है तो आप उनको इजी करें। अगर उनको इजी किया जाएगा, यूआई नंबर से प्रोग्रेसिव मार्जिन्स लिए जाएंगे उनके एक्सपोजर्स के सामने, तो वो मार्केट में इन्वॉल्व वापस हो सकेंगे। और स्मॉल इन्वेस्टर्स जब आते हैं तब आपकी पाई बढ़ती है। ये 50, 100, 500 आदमियों से स्टॉक्स नहीं चलती हैं, ये फिर जाकर एक जगह थम जाती है। बिल्कुल। और अगर हम सीजीटी की भी बात करते हैं यहाँ पर जफर साहब, तो कहा जाता है कि सीजीटी जब का ये जो प्रॉब्लम आ रहा था वो हट जाएगा, क्लियर हो जाएगा विजन, तो उसके बाद लोकल इन्वेस्टर्स हैं वो ज्यादा मोटिवेटेड और ज्यादा उनके पार्ट नजर आएगा। ऐसा हुआ मार्केट में? ऐसा हुआ है, नो डाउट। आप वॉल्यूम्स भी देख लें, नवंबर दिसंबर में इतने कम वॉल्यूम्स हो गए थे कि हम लोगों के 15 ब्रोकरेज हाउस ने अपने ब्रोकरेज हाउसेस बंद कर दिया। अगर ये जनवरी में ये नहीं ऐलान होता और ये नहीं आता तो वॉल्यूम्स बिल्कुल ख़त्म हो जाते। और ये भी डाउट था कि हम जो 1953 से बैठे हुए हैं, इतने सालों से बिजनेसेस कर रहे हैं, अप्स एंड डाउन सब देखें, वो भी अपने घर बंद कर देते। हम लोगों ने अपनी आउटसाइड स्टॉक एक्सचेंज की ऑफिसेज बंद की, हमारे पास जो एक्स्ट्रा ऑफिसेज थी स्टॉक एक्सचेंज के अंदर वो बंद की, स्टाफ को 1/3 कर दिया। तो ये सब दिखा रहा था कि वॉल्यूम्स बिल्कुल खत्म हो गए। लेकिन जनवरी से ये जो 3-4 महीने निकले, इससे एक बुलिश रन जो है, उससे 25,000 पॉइंट्स प्लस 30,000 मार्केट। आपको यकीन नहीं आएगा, नवंबर दिसंबर में 1.5 अरब रुपए के वैल्यू के शेयर का काम हो रहा था। कितने? 1.5 अरब रुपए। मैं बार बार लोगों को कहता हूं कि आप शेयर के वॉल्यूम से मत देखो। 40 पैसे वाला शेयर भी 10 करोड़ अगर हो गया तो 4 करोड़ का माल हुआ। 10 करोड़ का 4 करोड़ का माल हुआ। तो ये 10 करोड़ देख के आप कहेगा ओहो वॉल्यूम हो गया। रुपी टर्म में हम 1.25 से 1.5 अरब रुपए के डेली एवरेज टर्नओवर रुपी टर्म में आ गए। अब जुम्मे को 10 अरब रुपए का काम शुरू है, एवरेज भी हमारा 7-8 अरब रुपए का हो रहा है। तो ये शो कर रहा है कि 8 टाइम्स 10 टाइम्स मार्केट ने जंप लिया है वॉल्यूम्स में। बिल्कुल। लोकल इन्वेस्टर्स हम पहले देखा जाता था पहले वक्तों में कि घर बैठे हुए लोग जितने पैसे हो जितने इनकम भी स्टॉक मार्केट में जरूर इन्वेस्ट करते नजर आते हैं, लेकिन अब बहुत ज्यादा रिलेक्टेंट हम देख रहे थे लोग। पिछले साल में एटलीस्ट बिल्कुल मार्केट से उनका ताल्लुक जो है बिल्कुल खत्म हो चुका था। और अभी भी यंग इन्वेस्टर्स की अगर हम बात कर लेते हैं, जो लोग स्टॉक मार्केट पढ़ के निकल रहे हैं, ग्रेजुएट्स हो गए, उनको भी एक मोटिवेटिंग फैक्टर यहाँ पर नजर आ रहा है उनके लिए भी कि वो भी मार्केट में जो जितना उनका पास छोटा मोटा पैसा हो इन्वेस्ट जरूर मार्केट में करें। देखिए, 1.5 घंटे की फ्लाइट है हमारे से बॉम्बे की, कराची बॉम्बे ज्यादा करीब है, बॉम्बे लाहौर दूर है, ठीक है। आप उधर मैट्रिक का भी एक लड़का होता है ना, वो अपनी आईपीओ जो आते हैं उसमें अप्लाई करता है। मिलियंस ऑफ आदमी जो हैं इन्वॉल्व होते हैं सिर्फ एप्लीकेशंस के अप्लाई करने। द मिनट उनको लगता है कि वो लग गया है तो उनके पैसे डबल हो जाते हैं। हमारे यहाँ पहले तो आईपीओस को आने नहीं दिया जाता, फिर उनको इतनी सख्तियाँ की जाती हैं कि वो SECP से डर कर नहीं आते हैं, लिस्टेड नहीं होते हैं। फिर उनके लिए इन्वेस्टर्स के लिए जगह नहीं की जाती कि वो उनके लिए मोटिवेटेड हों, शेयरों में लगाएं। एजुकेशन ही नहीं है। अभी आपको यकीन नहीं आएगा कि बहुत पुराना जोक है और मैंने कई को सुनाया भी है कि मिड 80s में हमारे स्टॉक एक्सचेंज में फिजिकल शेयर होते थे, तो शेयर चोरी हो गए। तो जो खारा थे मीठा थे, थाने में हमारे प्रेसिडेंट ने लिखवाया, तो उसने कहा भाई आपको यहाँ पर शेयर रखने को किसने कहा था? वो शेयर लाइन वाला समझा था। और अभी अगर आप 80s की बात करते हो तो अभी हमारी एजुकेशन और ख़राब हुई है, बेहतर नहीं हुई।
तो ये जो है ना हमारे यहाँ हमें मोटिवेट करना पड़ेगा, उन कॉलेजेस स्कूलों के लोगों को लाना पड़ेगा, स्टॉक एक्सचेंज में बिठाना पड़ेगा, इंटर्नशिप्स की क्वालिफिकेशन देनी पड़ेगी कि हम जब इंटर्नशिप की सर्टिफिकेशन दें कोई ब्रोकरेज हाउस तो वो वैलिड बैंकों से बेहतर होनी चाहिए। बिल्कुल, क्योंकि यहाँ मोटिवेशन की बहुत जरूरत है। अगर जो हमारे यंगस्टर्स हैं वो चाहें भी तो उनके पेरेंट्स, क्योंकि वो जो 2008 वाला चीज है उसके गो थ्रू हो चुके हैं ऑलरेडी, तो दे आर वेरी रिलक्टेंट टू इट। वो अलाउ नहीं करते अपने बच्चों को उनके पैसे जो है यहाँ इन्वेस्ट करने में, क्योंकि अब लोग अगर पढ़ के भी निकल रहे हैं, दे नो हाउ टू इन्वेस्ट, बट देन अगेन पाकिस्तान में जो अनसर्टेनिटीज मौजूद है उसके से जो है इनकरेज नहीं होते इन्वेस्टर्स जो है लोकल के वो मार्केट में आके। देखिए, एक ये भी आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि जो 2008 का क्रैश आया था वो सिर्फ इस मुल्क में नहीं आया, ऑल ओवर द वर्ल्ड हुआ था। ठीक है, ये विपिंग हमारे ऊपर ही नहीं, ये आप डायरेक्ट न्यूयॉर्क से लेकर मॉस्को तक आप देख लेते, अक्रॉस द बोर्ड यूरोपियन सब मार्केटों में आया था। तो ये डर तो होता है, लेकिन लोग इस डर से निकलते हैं, वो फिर रिस्क टेकिंग करते हैं, उनका फिर काम होता है कि वो फिक्स इनकम पर नहीं जाए। ये जो पेरेंट्स अपने बच्चों को कहते हैं कि बेटा जाकर बैंक में रख दो, ये क्या कर रहे हैं? ये तो इनको एक तो नॉन इस्लामिक वे ऑफ मोड ऑफ इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं जो इस्लामिक भी नहीं है। दूसरा ये कि उनकी जो ताजराना सलाहियत है, उनका एंटरप्रेन्योरशिप है, उनका जो रिस्क टेकिंग है, वो जो एनर्जी है एक यूथ की, उसको खत्म कर दे। बिल्कुल जफर मोती साहब, यहाँ पे आपको इंटरप्ट करूंगी, सॉरी, कॉलर हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करके दोबारा कंटिन्यू करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम, कराची से डॉक्टर अनवर ज़हीर बात कर रहा हूँ। देखिए, आज आपका फोकस जो है वो स्टॉक एक्सचेंजेस है। पाकिस्तान की स्टॉक एक्सचेंजेस में बड़ा पोटेंशियल है और बहुत स्पार्क है। सिर्फ जरूरत इस बात की है कि टेक्निकलिटीज और एक्सपर्टीज के साथ यहाँ पर इन्वेस्ट किया जाए और इंतजार किया जाए सही वक्त पर इन्वेस्टमेंट का, तो बहुत अच्छा और बहुत हैवी रिटर्न है। एक बात। दूसरे नंबर पर चीज जो है वो ये है कि आप डिलीवरी बेस्ड काम करें, कभी भी लेवरेज पे मत जाएं। अगर आप बदले पे जाएंगे और अपने से ज्यादा काम करेंगे जितनी आपकी सकत नहीं है, तो फिर आपको नुकसान होगा। असल चीज ये होती है कि हमारे यहाँ लोग उस स्क्रिप्ट में नहीं इन्वेस्ट करते जिसकी यील्ड अच्छी होती है, जिसका ग्रोथ रेट अच्छा होता है, जिसके अंदर उनको पता चले कि कंपनी के क्या डिविडेंड एस्पेक्ट्स हैं। तो वो चीजों को अगर आप फोकस करें और उन शेयर्स के अंदर अपना इन्वेस्टमेंट लेकर आए तो बहुत अच्छा रहेगा। एक चीज, तीसरी बात जो मैं आपसे कहना चाहूंगा वो ये कि हमारे यहाँ एक रेगुलेटरी अथॉरिटी है जो कि SECP है, फिर स्टॉक एक्सचेंज है। इनके दरमियान में एक ऐसा कोलैबोरेशन होना चाहिए और सेमिनार और सिंपोजियम्स होना चाहिए, ताकि जो न्यू इन्वेस्टर्स हैं, लोकल और इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स जो हैं, वो उस हिसाब से आए और आके इन्वेस्ट करें। हमारे यहाँ चीज ये होती है कि लोग समझते नहीं और समझने के बाद वो बहुत ज्यादा तादाद में शेयर्स लेते हैं और फिर जब नुकसान होता है तो फिर वो उसके ऊपर मुर्दे इल्जाम ठहराते हैं स्टॉक एक्सचेंजेस को। सही वक्त पर एग्जिट और सही वक्त पर एंट्री जो है वो आपकी कामयाबी की जमानत। बिल्कुल, थैंक यू सो मच अनवर ज़हीर साहब ने तो बिल्कुल इन्वेस्टमेंट के हमें स्टेप्स बता दी किस तरह से एक्जैक्टली आप इन्वेस्टमेंट करें स्टॉक एक्सचेंज में, तो आप सेफ जो है वो प्ले कर सकते हैं। कमिंग जब मुझसे आप कुछ कमेंट करना चाहेंगे? जी, अच्छा इनका कमेंट्स है और ये सबसे बेसिक रिक्वायरमेंट है कि भाई आप कॉन्फ्रेंसेस करें, सेमिनार्स करें, लोगों को आगाह करें। चक्कर ये है कि हमारे यहाँ फिर वही है, जोक में बताता हूँ लेकिन सच्ची बात है, सेमिनार कहाँ होंगे? दुबई में करते हैं लोग, लंदन में करते हैं, मॉरिशस में करते हैं। ये हमारी मार्केट है, नहीं है। यहाँ पर कोई वो उधर नहीं जाएगा, ठट्ठा नहीं जाएगा, कोई सियालकोट में नहीं करेगा, कोई सखर में नहीं करेगा, क्योंकि वहाँ गर्मी बहुत है, रात को उनको अच्छे होटल नहीं मिलते और पार्टी सीन नहीं मिलता है, तो वहीं पर करते हैं जहाँ पार्टी सीन मिलता है। अच्छा, मैं कई मरतबा कहता हूँ पार्टीज करें, आप लोग ऐसा नहीं है कि नहीं करें, लेकिन कभी अपने पैसे से भी कर लें तो क्या फर्क पड़ता है। तो इनको हमेशा यहाँ पर एक आपको इंटरेक्ट करूंगी, ब्रेक के पर चलेंगे, ब्रेक दोबारा डिस्कशन को यहीं से कंटिन्यू करेंगे। नाज़रीन, स्टे विद अस। This program is brought to you by रहो अपने फैन से राब्ते में हर वक्त।